सभी को नमस्ते। मैं रोशनलाल तोतला, प्रधानाचार्य महेश शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ा। वर्तमान में सीधी सीधी कक्षाएं कोरोना के कारण नहीं हो पा रही है, इसलिए अपन वीडियो के माध्यम से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। मैं आपको लेखा शास्त्र का अध्यापन कराऊंगा और लेखा शास्त्र में अपनी सबसे पहली यूनिट है साझेदारी, पार्टनरशिप। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 में साझेदारी का कुल अंक भार 25 है। साझेदारी का सामान्य परिचय अंक भार 5 अंक, नए साझेदार का प्रवेश अंक भार 8, साझेदारी निवृत्ति, अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे अंक भार 7, साझेदारी फर्म का समापन अंक भार 5। आइए साझेदारी की आवश्यकता पर बात करें। वैसे तो एकांक व्यापार विश्व का सर्वश्रेष्ठ एक व्यवसायिक संगठन है, किंतु एकांक व्यापार की अपनी सीमाएं हैं। जब पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, प्रबंध कौशल की आवश्यकता होती है, चातुर्य की आवश्यकता होती है और जोखिम बांटने की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में एकांकी व्यापारी उस कारोबार के बढ़े हुए स्वरूप को नहीं संभाल पाता। ऐसी स्थिति में पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति करने, प्रबंध की सीमितता को दूर करने, क्षमता को बढ़ाने, चातुर्य को लाने और जोखिम को कम करने की दृष्टि से साझेदारी का प्रारंभ किया जाता है। वैसे तो क्या है, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग साधन होते हैं। किसी के पास पूंजी होती है, किसी के पास प्रबंध चातुर्य होता है, किसी के पास स्थान होता है, किसी के अंदर क्षमताएं होती है, किसी के पास लाइसेंस आदि होते हैं, किसी की गुडविल होती है। तो इस तरह से विभिन्न व्यक्तियों के पास विभिन्न साधन होते हैं। तो ये साधन क्या है, विकेंद्रीकृत है। और विकेंद्रीकृत साधनों का यानी विकेंद्रीकृत व्यक्तियों का जब हम केंद्रीकरण कर लेते हैं तो ये जो रूप बनता है ये साझेदारी कहलाता है। यानी जो अलग अलग व्यक्तियों के पास साधन और सुविधाएं हैं, उन साधन और सुविधाओं को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और ये अलग अलग व्यक्तियों का इकट्ठा होना ही साझेदारी कहलाता है। साझेदारी की परिभाषा को विस्तार से समझने के बाद अब अपन साझेदारी की विशेषताओं पर बात प्रारंभ करते हैं। आइए साझेदारी की विशेषताओं पर बात करें। सबसे पहली साझेदारी की विशेषता है कि साझेदारी में न्यूनतम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है। यानी एक व्यक्ति से साझेदारी नहीं होती, न्यूनतम 2 संख्या है। अधिकतम संख्या का साझेदारी कानून में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, किंतु कंपनी कानून में इसका उल्लेख है। पूर्व कानून में सामान्य व्यवसाय के लिए ये संख्या 10 और बैंकिंग व्यवसाय के लिए ये संख्या 20 निर्धारित थी, किंतु 2013 में कंपनी कानून 2013 लागू होने के बाद उसकी धारा 464 के अनुसार 100 से अधिक संख्या नहीं हो सकती, किंतु कंपनी नियम 2014 नियम 10 के अनुसार न्यूनतम संख्या 2 व अधिकतम संख्या 50 तक सीमित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में किसी भी साझेदारी फर्म में न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए व अधिकतम संख्या 50 तक हो सकती है। जैसा कि अपन ने परिभाषा में भी समझा कि साझेदारी का निर्माण समझौते के द्वारा होता है, अनुबंध के द्वारा होता है, ठहराव के द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है। अब ये समझौता लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, गर्भित हो सकता है। गर्भित में तो मानकर चला जा सकता है। वैसे लिखित समझौता ही सदा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि जब भी कोई मतभेद होते हैं तो लिखित समझौते के आधार पर उन मतभेदों को आसानी से निपटाया जा सकता है। अतः साझेदारी समझौते के आधार पर निर्माण होती है।
लाभों का विभाजन, इस बात पर अपन ने परिभाषा पढ़ते समय भी विस्तार से विचार किया था कि जो भी साझेदार होगा साझेदारी फर्म में, उसका लाभ में हिस्सा होना आवश्यक है। अब लाभ में हर एक का बराबर हो, निश्चित अनुपात में हो, निश्चित प्रतिशत में हो, किसको कितना मिले, इसको कानून में कोई एतराज नहीं है, कानून को कोई एतराज नहीं है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो साझेदार होगा, उसकी ये शर्त महत्वपूर्ण है, उसके लाभ में कोई न कोई हिस्सा मिले। या ये बात भी ध्यान देने की है कि कानून लाभ के लिए तो कह रहा है कि लाभ में हिस्सा मिले उसे, लेकिन हानि में हिस्सा लेना आवश्यक नहीं है। कोई ऐसा भी व्यक्ति साझेदार बन सकता है जिसको हम हानि में हिस्सा नहीं दे रहे हो, केवल लाभों में हिस्सा दे रहे हो। लेकिन कोई ऐसा साझेदार नहीं हो सकता है जो लाभों में हिस्सा नहीं ले सकता है या नहीं लेता है। यानी कहने का तात्पर्य ये कि हर एक साझेदार का लाभों में हिस्सा लेना आवश्यक है। व्यवसाय का होना, यानी हम जो साझेदारी संगठन बनाएंगे वो किसी की व्यवसाय के लिए बनाएंगे। व्यवसाय है वो वैध व्यवसाय होना चाहिए। व्यवसाय में व्यापार, धंधा, पैसा, ट्रेड, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और उन व्यवसाय को करना, उसके लाभों के बांटने के लिए साझेदारी का निर्माण किया जाता है। व्यवसाय का जो संचालन है, व्यवसाय को चलाना है, सभी मिलकर चला सकते हैं, और यदि मान लो सभी नहीं चला सकते हैं तो उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा सकता है। तो कानून को इसमें कोई एतराज नहीं है कि वह सब चलाएं या उन सब की ओर से कोई एक चलाए। अधिनियम, साझेदारी की व्यवस्था साझेदारी अधिनियम 1932 पर आधारित है। अतः साझेदारी का सारा कारोबार, लेखा व्यवस्था साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार की जाती है। असीमित दायित्व, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अब असीमित दायित्व से क्या अर्थ है? जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी के अंदर अपन ने 5,000 के शेयर लिए, तो अधिक से अधिक कंपनी को कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन उस शेयर होल्डर का जो घाटा है वो 5,000 से अधिक नहीं होगा। लेकिन साझेदारी में मान लो किसी साझेदार ने 50,000 की पूंजी लगाई या 1 लाख रुपए की पूंजी लगाई, और उस साझेदारी में बहुत अधिक घाटा आ जाता है और वो 50,000 या 1 लाख रुपए से घाटा नहीं चूक पाता है, तो हर एक साझेदार की व्यक्तिगत और पारिवारिक संपत्तियां बेचकर उस घाटे की पूर्ति की जाएगी। यानी उसका जो दायित्व है उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित नहीं है, वह दायित्व उसकी अपनी निजी और पारिवारिक संपत्तियों पर भी आता है। इसलिए अपन साझेदारी के लिए कहते हैं कि साझेदारी में जो हर एक साझेदार का दायित्व है वह असीमित होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। पृथक अस्तित्व नहीं, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी किसी भी साझेदार का पृथक अस्तित्व नहीं है, उन सब साझेदारों का सामूहिक अस्तित्व है और सामूहिक अस्तित्व से ही साझेदारी का निर्माण होता है। साझेदारी में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति पृथक रूप से साझेदार कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं। जैसे मान लो ABCD 4 व्यक्ति हैं, चारों व्यक्ति हर एक A साझेदार, B साझेदार, C साझेदार, D साझेदार कहलाएगा, लेकिन उन चारों का जो संगठन है वह फर्म कहलाती है। तो व्यक्तिगत रूप से वे साझेदार कहलाते हैं और सामूहिक रूप से वे फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय किया जाता है वह फर्म का नाम कहलाता है। जैसे मान लो 10 साझेदार हैं, अब 10 के नाम से तो व्यवसाय नहीं किया जाएगा, तो वो 10 व्यक्ति मिलकर अपना एक कोई नाम तय कर लेंगे और जो नाम वो तय करेंगे वह फर्म का नाम कहलाएगा और सभी प्रकार का जो कारोबार किया जाएगा उसी फर्म के नाम से किया जाएगा। पारस्परिक संबंध, प्रत्येक साझेदार में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। यानी हर एक साझेदार एक दूसरे के लिए एजेंट भी होता है और स्वामी भी होता है।
एजेंट होने से तात्पर्य है, जैसे हमने कोई एजेंट रख रखा है, वह जो भी सौदा कर लेगा, जो भी समझौता कर लेगा, उससे स्वामी बाध्य होगा।